और अब खबर नेपाल में जल प्रलय की। न बारिश की कोई चेतावनी, न संभलने का कोई मौका, और फिर पहाड़ों से ऐसा मौत का सैलाब उतरा कि देखते ही देखते बस्तियां, पुल, सड़कें और सैकड़ों जिंदगियां उसकी चपेट में आ गई। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं इस कुदरत के कहर को, जब सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसे हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। तबाही की शुरुआत नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा गढ़ी के टिमुरे इलाके से होती है। शुरुआती आकलन के मुताबिक लहेंदे नदी के ऊपरी हिस्से में हिमस्खलन और चट्टाने खिसकने से नदी का बहाव रुक गया। इसके बाद जमा पानी, मलबा और चट्टाने लेकर अचानक नीचे की ओर टूट पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इलाके में बारिश तक नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को इस विनाशकारी सैलाब का कोई अंदाजा ही नहीं था। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि सीमा शुल्क चौकी पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक बह गए। कई पुल धराशाही हो गए, सड़कें टूट गई, कई बस्तियां पानी और मलबे में समा गई और कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह हो गई। इस आपदा के बीच भारत की चिंता भी बढ़ गई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक फ्लैश फ्लड में 300 से ज्यादा भारतीय इस समय लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल में फंसे भारतीयों की तलाश और उनकी सुरक्षित वापसी भी बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक नदी के ऊपरी हिस्से में बनी झील का पानी अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है, इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में अब भी खतरा बना हुआ है। लोगों को नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही राहत बचाव अभियान अभी जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ लापता लोगों की तलाश और मौत के बढ़ते आंकड़े ने पूरे नेपाल को चिंता में डाल दिया है। नेपाल में कुदरत के कहर के बीच राहत और बचाव का ऑपरेशन अब और तेज हो गया है। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नेपाली सेना और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बताया कि सुबह 6:30 से ही प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की उड़ान शुरू कर दी गई थी और अब तक 15 से ज्यादा उड़ानें हो चुकी है। अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है। नेपाली सेना के बचाव अभियान में रसुवा के टिमोरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसी अभियान के दौरान एक सुरंग में फंसे 7 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रभावित इलाकों में अब राहत के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने पर जोर है। जनरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, चिकित्सा सामग्री और टेंट पहुंचाए जा रहे हैं। लोहे और पत्थर काटने वाली मशीनों को भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तिब्बत में ग्लेशियर टूटा और देखते ही देखते, आप देखिए तस्वीरों के जरिए, खौफनाक तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं, देखते ही देखते मलबे और कीचड़ का ऐसा सैलाब आया कि सैकड़ों लोग चंद सेकंड में ही लापता हो गए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ग्लेशियर ढहने के बाद आए मलबे और कीचड़ के सैलाब से 558 लोगों के लापता होने की खबर है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तिब्बत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब की चपेट में आई कई बस्तियां, जबकि कई इलाकों में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। तबाही की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तबाही आई और चंद सेकंड में ही नेपाल के कई गांव, कई जिले जलमग्न हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, ड्रोन के जरिए ये पता चल रहा है कि ये कितना भयावह ये मंजर था, कितना खौफनाक था, जहां चंद सेकंड में ही नेपाल में कई इलाके जलमग्न हो गए और ये मदद पहुंचाई जा रही है। नेपाल को हर संभव मदद यहां से पहुंचाई जा रही है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के साथ भारत जो है उसने 2 खेप यहां पर पहुंचाई है। कल रात को एक खेप गई थी और आज एक खेप गई है और साथ ही साथ इस समय
सुरक्षा एजेंसियां कहें और तमाम जो राहत और बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने नेपाली समकक्ष बालिंद्र शाह से भी फोन पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि भारत आगे भी लगातार हर संभव मदद पहुंचाएगा। ऐसे में अचानक आई बाढ़ से इस समय नेपाल में हाहाकार है और आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से हाहाकार मचा और त्रासदी आई उसका असर भारत के कई राज्यों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत के कई राज्य इस समय अलर्ट मोड में हैं और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बिहार सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल के कई जिलों में अचानक आई बाढ़ के बाद गंडक नदी में जल प्रवाह बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी फाटक खोलने से पानी का प्रवाह सुचारू रहेगा और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि बिहार के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। आज सुबह से गंडक का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार सभी विभागों को संभावित आपात स्थिति को देखते हुए आवश्यक सामग्री का भंडारण करने, तटबंधों का नियमित निरीक्षण करने और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से गंडक नदी से जुड़े पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों खासकर बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान संभावित प्रभावों, एहतियाती उपायों, सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाल्मीकि नगर पहुंचे और उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज और उसके विभिन्न फाटकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मौजूदा स्थिति और संभावित प्रभावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा, राहत और हर संभव सहायता सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और नेपाल में मौजूद उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन, राजस्व और राहत विभागों को समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई जनहानि और नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रभावित लोगों के सुरक्षित रहने की कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव उपाय किए जाएंगे। इसके साथ अब बात एजेंसियों की भी कर लेते हैं। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से भारत में सभी एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल में आई त्रासदी का खतरा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और इस चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें बिहार में तैनात की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उधर बिहार की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हुई हैं। नेपाल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। गाजियाबाद में 4 रिजर्व टीम तैयार रखी गई है। गंडक रिवर का जो फ्लो है बेसिकली कुशीनगर यूपी में, वेस्ट चंपारण, फिर डाउनवर्ड्स जब तक गंगा भी नहीं मिलती है अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी टीम की डिप्लॉय कर दिया, जिसको एजेंसीज भी मॉनिटर कर रही हैं। इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं तो स्टैंड बाय रखते हैं कि कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम डिप्लॉय कर सकें, तो हमने टीम्स रिजर्व और स्टैंड बाय रखा हुआ है। और भारत कैसे मददगार साबित हुआ नेपाल के लिए, आइए अब आपको बताते हैं। जब पड़ोसी पर कुदरत का कहर टूटे तो सरहदें नहीं, इंसानियत सबसे पहले होती है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत एक बार फिर मदद के लिए आगे आया है। राहत सामग्री से लदे भारतीय वायुसेना के विमान नेपाल पहुंच रहे हैं और संकट में फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत की ओर से नेपाल के लिए मानवीय सहायता का सिलसिला लगातार जारी है।
पहली खेप की बात करें तो करीब 10 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए हैं, जिनमें प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाइयां शामिल हैं। अब भारत ने राहत अभियान को और बढ़ा दिया है, जिसके तहत दूसरी खेप में 37.5 टन HADR यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट नेपाल भेजे गए हैं। भारत लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है ताकि जरूरत के मुताबिक राहत और बचाव अभियान को तेजी से मदद दी जा सके। संदेश यहाँ साफ है कि नेपाल की इस समय मुश्किल की घड़ी में है और भारत उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भारत और नेपाल के बीच मानवीय सहयोग की ये तस्वीर नई नहीं है। बात करते हैं अगर 2015 की, तो विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। इसके अलावा बाढ़, भूस्खलन और कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने नेपाल को सहायता पहुंचाई है। इस बार भी भारत ने ये साफ कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में नेपाल अकेला नहीं है। मुसीबत ये नेपाल की है, लेकिन मदद के लिए भारत पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा है। और इस समय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश जुड़ रहे हैं पटना से, रामेंद्र जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, वहीं विशाल बैरिस्टो नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, नेपाल में आई त्रासदी की वजह से इस समय 2 राज्य जो है इस समय अलर्ट मोड पे हैं, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। बिहार की बात करते हैं तो कौन कौन से जिलों को इस समय अलर्ट मोड पे रखा गया है? गंडक नदी का जलस्तर जरूर कम है, लेकिन खतरा लग रहा है अभी भी टला नहीं है। हाँ बिल्कुल भावना, आप सही कह रही हैं। जो खतरा है वो बिल्कुल भी टला नहीं है। अगर आप जो वाटर फ्लो का रेशियो है उसको एक बार ध्यान से देखें तो ये चीज समझ में आ रही है। सुबह 7 बजे से पहले जो वाटर डिस्चार्ज गंडक बैराज से हो रहा था वो 88,000 क्यूसेक था, जबकि 7 बजते बजते वो 90,000 के आसपास पहुंच गया और 10 बजे 1,04,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जो था वो हो रहा था। जबकि अभी जो है वो 1,10,000 के आसपास क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल था वो कम हुआ, उसके बाद से फिर से बढ़ रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो वाटर डिस्चार्ज हुआ वो रात को 11 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक हुआ, जो कि 1,65,000 अधिकतम था। लेकिन जिस हिसाब से गंडक बैराज को बनाया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 लाख 3.5 लाख क्यूसेक जो वाटर है अगर वो भी डिस्चार्ज होता है तो बैराज पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है। वो बहुत आसानी से उससे पास कर सकता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो नीचे के जो इलाके हैं जो जहां से नदी बह रही है उनके आसपास के गांव में देखने को मिलता है। और मधुरेश, जो प्रशासन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैसे नदियों से सटे जो इलाके हैं उसको किस तरीके से में अलर्ट रखा गया। इसके साथ जो बिहार की सरकार है वो इस समय क्या पर्याप्त उपाय करती हुई नजर आ रही है? यहाँ हमें ब्रेक के लिए रुकना है। मधुरेश, रामेंद्र और विशाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये सारी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सोना उठना UPI UPI, खाना पीना UPI UPI, हंसना गाना UPI UPI, रूठना मनाना UPI UPI, बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता UPI 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 के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि नेपाल में आई त्रासदी से भारत के भी कई राज्यों पे इस समय खतरा मंडरा रहा है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ संवाददाता लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रामेंद्र और विशाल बैरिस्टो भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, जिस तरीके से हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि बिहार सरकार ने कई पर्याप्त उपाय किए हैं, कई तैयारियां की हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले सीएम सम्राट चौधरी जो गंडक बैराज है वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने उस पूरे इलाके का निरीक्षण किया, जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो भी जारी किए। इसके अलावा कल शाम से क्या उसके पहले से ही
जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार माइकिंग करके जो निचले इलाके में बसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन रन किया जा रहा है और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं, जो उनके रहने के लिए ऊंची जगहों पर जगह बनाया गया वहां पे रन किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जिन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है उनको ना हो। इसके अलावा जो एक पटना में एक कमांड सेंटर बनाया गया है, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता जो है वो डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों ही कर रहे हैं, और ओवरऑल जो मॉनिटरिंग है वो खुद सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लगातार जो तटबंध है उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी पेट्रोलिंग में शामिल किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। हालांकि राहत भरी बात अभी ये है कि जो गंडक से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि खतरे के लेवल पर फाटक भी उसको खोल दिए आंका गए जाए। हैं ताकि पानी का जो प्रेशर है, पानी का जो दबाव है वो फाटकों पे ना पड़े, और खासकर गंडक नदी से जो ये फाटक भी बने हुए हैं वो काफी मजबूत कहे जा रहे हैं। मधुरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने कल देखा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। कई बड़े अधिकारियों से पहले ही आपात बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगर यहाँ बात करें उत्तर प्रदेश की, कौन कौन से जिले इस समय खतरे के निशान पर हैं और वहाँ किस तरीके की तैयारियां हो रखी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने जो 2 जिले हैं कुशीनगर और महाराजगंज जिनमें ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, अभी तो गंडक और नारायणी दोनों नदियों का जो जल स्तर है वो नीचे है, खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कब बढ़ेगा इसकी संभावना को देखते हुए जो जिला प्रशासन के लोग हैं, डीएम एसपी मौके पर गांव पे जा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थानों पर चले जाइए, जो सेंटर बनाए जा रहे हैं वहां चले जाइए और कीमती सामान आप निकाल लीजिए कि हो सकता है कि ये गाँव पानी की बाढ़ की चपेट में आ जाए। महाराजगंज के कई हिस्से ऐसे हैं जो काफ़ी लो लेवल पर बसे हुए हैं, उन लोगों को तो स्पष्ट कहा जा रहा कि आप हर हालत में निकल करके बाहर जाइए और ऊंचे स्थानों पर रहिए या हमारे जो सेंटर्स हैं उनमें जाइए और जरूरी सामान निकाल लीजिए। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस फोर्स अलर्ट है, एनडीआरएफ की एक टीम कुशीनगर में रखी गई। पहला खतरा कुशीनगर में होने की संभावना है, जो खड्डा वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तैयारी है। प्रयास ये है कि कम से कम जनहानि और जो धनहानि है वो हो पाए, उसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर रखी। भावना, बिल्कुल रामेंद्र, उम्मीद की जा रही है कि मुश्किल की घड़ी ना आए, लेकिन अगर ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ दोनों राज्यों की सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ समन्वय बिठाकर कोशिश की जा रही है कि इस मुश्किल की घड़ी से निपटा जा सके। विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि संकट की घड़ी में जब जब नेपाल आया है, भारत उसके साथ लगातार खड़ा रहा है और हम जिस तरीके से पड़ोसी देश नेपाल के साथ इस समय भी मददगार साबित हुए हैं, 2 खेप पहले ही जा चुकी हैं, क्या आगे भी इसी तरीके से भारत लगातार मदद पहुंचाता रहेगा नेपाल को इस विकट स्थिति में? देखिए भावना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा है नेबरहुड फर्स्ट। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, श्रीलंका पे भी हमने देखा था किस तरह से इंडियन आर्मी ने वहाँ जाकर पूरा रेस्टोरेशन का काम किया था और रिकंस्ट्रक्शन का काम किया था, रिहैबिलिटेशन का काम किया था। नेपाल की जहाँ तक बात है तो आज ही हमारा जो ग्लोब मास्टर है C-17 वो 37.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है और कल शाम को हरक्यूलिस C-130J जहाज़ के ज़रिए 10 टन राहत सामग्री पहले ही भेजी जा चुकी है। और ये प्रधानमंत्री ने अपने बालिंद्र शाह से बात की है और उनको ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत हमेशा उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 47.5 टन के राहत सामग्री भेज दिए और अब हम आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूर वादा किया है और हम उस वादे पे बिल्कुल कायम हैं। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रिलीफ मेजर्स हैं, वो लगातार जारी रहेंगे। ये ज़रूर है कि हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स जो है वो स्टैंड बाय पे रखे गए हैं और नुवाकोटी और जो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उस पर लगातार हमारे फोर्सेस की नज़र बनाए हुए हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आदेश मिलते ही रवाना होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हमारी एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, खासतौर से नेपाल के लिए। इसके साथ जिस तरीके से हमने देखा कि भारत पहला देश है जिसने नेपाल को मदद पहुंचाई है और भारत ने सिर्फ जिस तरीके से आपने कहा कि अपने पड़ोसी देश नेपाल जब ऐसी विकट स्थिति आई है तो नेपाल को ही नहीं है, बाकी सारे देशों को भी किस तरीके से भारत जो है मदद पहुंचाता रहा, यहाँ से एक बड़ा संदेश भी जाता हुआ नजर आता है। विशाल,
हाँ, बिल्कुल भावना, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अभी नेपाल है। इसके अलावा ना सिर्फ हम नेबरहुड की बात करते हैं, हम नेबरहुड फर्स्ट तो बोलते ही हैं। इसके अलावा जहाँ-जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि भारतीय फ़ौजें तुर्की तक जाके हमने उनकी मदद की है, जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। तो भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे तैयार रहता है किसी भी देश को सहायता पहुँचाने के लिए, और जब अगर बात पड़ोस की हो तो नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। इसलिए जो हमारा ये रिलीफ ऑपरेशन है, ये अभी जारी है, इसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बालेंद्र शाह से बात की थी, बालेंद्र शाह से, तो उनको ये प्रॉमिस किया था कि आप जब भी, जो भी किसी भी तरह की सहायता आप जब भी बोलेंगे, भारत उसको मुहैया कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी तो हम रिलीफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, डिज़ास्टर रिलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात है कि जब ये पूरा सेटल डाउन हो जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन की जब बात आएगी कि वहाँ पर कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे वहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर, और ख़ास तौर से जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं। ऐसे में फिर इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और फिर भारतीय फ़ौज भी वहाँ पर जा सकती है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा है कि नेबरहुड के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे अपनी फ़ौजों को लेकर तैयार है। इसके साथ विशाल, मैं ये जानकारी भी आपसे हासिल करना चाहूँगी कि 2 खेप जा चुके हैं। इस खेप में कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें जो हैं वो वहाँ पहुँची हैं, और इसके साथ अगर भारत आगे मदद करेगा तो नेपाल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है जिसके लिए भारत एक मददगार दोस्त के तौर पर काम आ सकता है? देखिए भावना, सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमने सोलर लैंप्स भेजे हैं। फिर दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, और खाने पीने का सामान है वो उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन अभी जो इमीडिएट मदद की ज़रूरत है वो ये है कि मेडिकल एड वहाँ पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी काफ़ी लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनका अभी वो लोग लापता हैं, तो उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फ़िलहाल जो 2 फ्लाइट्स हमारी गई हैं इंडियन एयरफोर्स की, उसमें 47.5 टन की राहत सामग्री भेजी गई है, और भी आगे डिपेंड करता है कि नेपाल को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, लेकिन हमें जब तक नेपाल कहेगा नहीं कि हमें उनको किस तरह की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स हमेशा से तैयार रहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तो अभी तो इमीडिएटली तो उनको रिलीफ मेजर्स के तौर पे उनको राहत सामग्री भेजी जा रही है। उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का वक्त आएगा वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना, शेल्टर होम्स कैसे बनाना, लोगों को कैसे रेस्क्यू करना, तो उसमें अभी एक लंबा चौड़ा मेजर लेना पड़ेगा, और उसके लिए बाकायदा हमारी फौजों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। बिल्कुल। रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामेंद्र, यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिले इस समय खतरे के निशान पर हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि गंडक नदी का जलस्तर नीचे है तो खतरा अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि खतरा टला नहीं है इसलिए सरकार अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो नदियां हैं, नदियों से सटे हुए जो इलाके हैं, जो गांव हैं, क्या वहां से भी लोगों को निकाल के दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। डीएम एसपी खुद गांव पे जा रहे हैं। देखिए, जो निचले इलाके में बसे हुए एरिया हैं, उन गांव में स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप ऊंचे एरिया में जाइए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की और चुनौती है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध, हमारे बहुत सारे लोग नेपाल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए गए हैं, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की चिंता है कि उनको भी नुकसान न पहुँचे और उनको भी किसी तरीके से निकाल करके उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो 2 चिंताएँ उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। एक तो जो नदियों की बाढ़ से आने वाला जो पानी है उससे कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए, उनको ऊंचे स्थानों पर रखा जाए और उनके टेंट हाउस की व्यवस्था की जाए। क्योंकि बारिश का समय है तो ऐसे में टेंट हाउस और बाकी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं। तो दोनों चिंताओं में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई इस तरीके की परिस्थितियां ना आए कि जनहानि या धनहानि हो। भावना जी, मधुरेश, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसे में आप आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से इस समय बिहार के जो कई जिले हैं जो इस समय खतरे के निशान पर हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिहार के जो 6 जिले हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज 6 जिले जो हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पर सीएम ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जो तटबंध है
वहां पे नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग में जो पुलिस के जवान होंगे वो तो शामिल होंगे, इसके साथ इंजीनियरिंग सेक्शन के भी लोग जो होंगे वो भी शामिल होंगे, जो कि सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया गया है पटना में, वहाँ हर घंटे जिलों से अपडेट किया जा रहा है कि क्या कुछ वहाँ पे गतिविधियां हो रही है, किस तरीके की का वाटर फ्लो है। और जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो तटबंधों पे दिया जा रहा है, और इसके साथ इवैक्यूएशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर तटबंधों पे किसी तरह की का प्रेशर पड़ता है या वहाँ किसी तरह की समस्या होती है तो तटबंध टूट सकते हैं। और इन केस अगर वो टूटते हैं तो वहां से इवैक्यूएट होने जो वहां के लोग हैं उन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, जी मधुरेश, इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मधुरेश, रामेंद्र आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ और विशाल तमाम जानकारियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।